जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और बहुत ही जबरदस्त लेटेस्ट विश्लेषण जो साजिद तरार और आरजू काजमी के बीच की गई है। उन्होंने पाकिस्तान की नीतियों पे की है और कैसे पाकिस्तान को अब चाइना ने भी लोन देने से मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान, इमरान खान अब बिल्कुल हर तरफ से गिर चुका है। तो उसने अगला स्टेप लेते हुए रशिया जाने की तैयारी की है, क्योंकि वहां पे जाके ये फिर से लोन और भीख मांगेगा। तो कहीं ना कहीं सीपैक पे भी बहुत जबरदस्त विश्लेषण साजिद तरार ने बताया। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान साहब की। और अब वो रशिया की तरफ सुनाए के उड़ान भरने वाले। चाइना से कुछ मिला नहीं है, लेकिन चाहे शाह महमूद कुरैशी साहब हो या फवाद चौधरी, उनका कहना है कि चाइना का जो विजिट था वो बहुत शानदार रहा है, बहुत कामयाब रहा है। लेकिन लोगों को काफ़ी हद तक उनकी शक्लों से समझ आ गई है, जो पिक्चर्स आई हैं उससे पता चल गया है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? चाइना के विजिट के बारे में अगर दो मेरी मिली जुली राय ये है कि अगर जो बंदा पैसे मांगने जाए तो उसमें भी उन्होंने सर्द मोरी, कर्जा देने में भी सर्द मोरी, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बड़ा एक वियर्ड बिहेवियर था, उनका इंसल्टिव बिहेवियर था कि जिस तरीके से एक वेरी नॉमिनल लोअर लेवल उनका गवर्नमेंट ऑफिशियल जिसने रिसीव किया, उसके बाद जिस तरीके से खान साहब वहां बैठे हुए जिस तरह की तस्वीरें उनकी आई शुरू में, फिर वहां बुला के जोम पे काले, और उसके बाद जो ये तैयारी करके गए थे कि सी पैक को दोबारा 26 बिलियन तो हमने लूट लिया पाकिस्तानियों ने उनका, लेकिन इनकी अभी भी पिछले जो 34 बिलियन का प्रोजेक्ट, क्योंकि 60 बिलियन का प्रोजेक्ट था, उसमें 26 बिलियन तो हम खा भी गए। तो पिछले पैसे जो थे उसके बारे में भी कोई खास उन्होंने वहां से लिफ्ट नहीं कराई। मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से इनका और मैं जो मेरा जो होमवर्क इन्होंने किया था खान साहब ने, अब 3.5 साल बाद याद आया कि सी पैक भी यहाँ पे एक मौजूद था, उसको भी हिलाएं जुलाएं। जब IMF से या दूसरे ममालिक से चीजें नहीं मिलती तो चाइना के पीछे चले जाते हैं। तो उनको भी पता चल गया है कि अब ये दे आर नॉन सीरियस पीपल, किसी चीज को सीरियस नहीं लेते। और चोरों को मोर वाली बात है, क्योंकि करप्शन तो चाइनीज भी खुद बहुत करते हैं, लेकिन हम जो है मेरा ख्याल है उनका भी नंबर काटते हैं। हमारी जहां भी चाइनीज को प्रोजेक्ट की फाइलें जाती हैं, पैसे मांगते हैं, ओवर बिलिंग करते हैं, उनको दोनों हाथों से लूटने की कोशिश करते हैं। तो वो चाइनीज इस वक्त, और दूसरा आपके जो घर में दहशतगर्दी का इस वक्त जो समा चल रहा है, मैं यहाँ पे आपके देखने वालों को बताऊंगा कि खान साहब ने वहां जाके 75 चाइनीज कंपनीज को ये बताने की कोशिश की कि यूज द इंडियन ओशन, यूज द पाकिस्तान, इट विल बी ए चीपर फ्रेट फॉर यू। लेकिन आपने वहां उनको फ्रेट का बता रहे हैं, आप हालते जंग में चले गए। पाकिस्तान की बदकिस्मती मैं ये समझता हूं कि आप चाइना जाके उनको कन्विंस कर रहे हैं कि आए ट्रेड करें, इन्वेस्टमेंट करें, और आप अभी वहीं मौजूद हैं। और यहाँ पे 4 दिन पंचकोर में जो और नौशकी में हुआ है, बल्कि मैं ये कहूंगा आरजू, जिस तरीके से मैंने अगले दिन, एक मेरे दोस्त है फैसलाबाद, उन्होंने मुझे कैप्टन बिलाल की तदफीन और उनके जनाजे की तस्वीरें भेजी, दिल हिला दिया उसको। और मैं सोच नहीं सकता था कि हालात इतने खराब हैं। इस किस्म के वेपन्स उन्होंने यूज किए, इंटरनेशनल मीडिया पे आया है कि जिस तरीके के वेपन थे उनकी, और जिस तरह की ट्रेनिंग थी उन लोगों की जिन्होंने हमला किया पंचकोर में, खासकर हमारी FC के हेडक्वार्टर पे, और वहां पे जो दूसरे सरकारी दफातर और हॉस्पिटल्स में। मैं अब शॉक्ड कि वो इतने सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं और हमें पता ही नहीं था। इनके सेल फोन जामर इन्होंने लगाए हुए थे, वो सैटेलाइट के फोन यूज करते रहे अपने हैंडलर्स के साथ। इतना खतरनाक है। तो इन सर्कमस्टांसेस में मुझे ये बताएं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी वहां? कभी भी नहीं सर, कौन लेकर आएगा? कोई भी नहीं आया। अब मैं बात आपको ये बताना चाहूंगा कि ये रशिया वाला मजाक किया जा रहा है। मैं तो इस पे हैरान था कि किस तरीके से, भाई रशिया इस वक्त आपको पता है, सारी दुनिया को पता है, यूक्रेन के ऊपर टोटल फोकस है उनका। और लेकिन ये कि रशिया जाएंगे, मैं यहाँ 3 फैक्टर बताना चाहूंगा कि एक तो आप ही ने शायद कहा था कि रशिया से और काजाकिस्तान से भी कर्जा लेना चाहते हैं। जी बिल्कुल। दूसरा, उसमें ये सोचा जा सकता है कि
कि हो सकता है कि पुतिन, क्योंकि वो कोल्ड वॉर के दौर में ही वो एक केजीबी के तैयार करता वो ऑफिसर है, तो इस वक्त उनका टोटल टारगेट जो है वो अमेरिका है। वो जो यूक्रेन भी असल में नहीं है, वो टोटल वो अमेरिकन जो है उनका जो आखिरी उनकी जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है उसको भी वो जलीलो ख्वार कर रहे हैं। उस जज्बे के तहत हो सकता है खान साहब को बुला लें इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताने के लिए कि देखें जी हमारे वी आर स्टिल द प्लेयर। दूसरा जो मैं एक जिस नजर से देख रहा हूं कि चाइना से हटते फौरन पुतिन साहब ने जो बुलाया है, एक अंदाजा ये भी जाता है कि वहां चाइनीज ने भी कहा हो उनको कि आप प्लीज अमेरिका को स्नब करने के लिए, ये हमारा बच्चा रो रहा है, इसको आप बुला लें और कुछ दें इसको आप, तो ये भी हो सकता है। क्योंकि चाइना के फौरन बाद ये जो तनाजर में चीजें नजर आ रही हैं, इसमें लग रहा है कि चाइना ने भी थोड़ा सा रशिया पुतिन को कहा है इनको बुलाएं ताकि अमेरिका थोड़ा सा मजीद तकलीफ में जाए और ये कि इनको थोड़ी सी गुडविल मिल जाए। अब इस पे जो चौथा एलिमेंट आता है कि अभी रिसेंटली भारत ने S-400 ली है रशिया से, और उनका प्रेशर भी अपनी जगह होता है कि पाकिस्तान को कोल्ड शूटर दिया जाए, लेकिन मेरे ख्याल इस चीज में अगर खान साहब वहां जाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो इंडियन डिप्लोमेसी की फ्लेवर होगी। तो ये इस तनाजर से मैं देख रहा हूं। लेकिन जो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आरजू इंटरनेशनल लेवल पे ग्रुपिंग दोबारा हो रही है। एक तो अमेरिका का जो लीडरशिप का उसने वैक्यूम छोड़ा है, उसको बड़ी तेजी के साथ रशिया और चाइना फिल करना चाहता है। जिस तरीके से वो अफगानिस्तान से निकले और डीमोरलाइज हो चुके हैं, और मैं अगले दिन ये भी किसी को कहा कि जब वो अपने शहरियों को शिकागो, न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर, DC, LA में सेव करने की सलाहियत नहीं रखते, वो यूक्रेन में क्या करेंगे जाके? वो किसी को सवाल ही नहीं पैदा होता। कंट्री इतना डिवाइडेड है इस वक्त अमेरिका, जिसकी हद नहीं है। और हमारे जो प्रेसिडेंट है, बिल्कुल उनका कल अगर आपके देखने वाले उन्होंने देखा होगा कि जर्मनी के चांसलर ने कल वॉशिंगटन DC में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें नजर आ रहा है कि अगर जर्मनी भी आपके साथ नहीं खड़ा तो फिर आपके साथ कौन खड़ा? कल इतनी फ्लोर थी प्रेसिडेंट बाइडेन की डिप्लोमेसी के ऊपर कि जर्मनी के चांसलर ने खुल के साथ नहीं दिया। इस वक्त दो मेजर एलाइज फ्रांस और जर्मनी दोनों रशिया के साथ हैं। दे हैव फीलिंग्स फॉर देम। वो रशिया के इंटरेस्ट को अमेरिकन इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस दे रहे हैं। तो अमेरिका इस वक्त बीमार है, इसमें कोई शक नहीं है, और रशिया और चाइना उस वैक्यूम को फिल कर रहे हैं, और उसी के वैक्यूम को फिल करने के चक्कर में हो सकता है खान साहब चले जाएं। वरना आप खुद सोचें, आपके देखने वालों को सोचना चाहिए कि जब एक कंट्री, एक लीडरशिप आपकी जहां भी जाती है सिर्फ पैसे मांगती है और इन रिटर्न देने के लिए आज उनके पास कुछ भी नहीं है। पहले अफगानिस्तान था उनके हाथ में, वो जहां जाते थे वो अफगानिस्तान को यूज कर लिया जाता था, दहशत गर्दी के एक चीज को यूज कर लिया जाता था। अब सिर्फ एक चीज है इस वक्त पाकिस्तान के पास, इस्लामिक एटम बम। उसको वो बड़े अरसे से कैश करा रहे हैं, कराते रहेंगे। ये इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन देखिए, बायलैटरल चीजें होती हैं हमेशा दो लीडरों के दरमियान, जब आपके पास कुछ देने को हो और कुछ लेने को। लेकिन अगर आप सिर्फ वहां लेने के लिए जाएं, देने में कुछ ना हो, तो फिर जिस तरीके से आपको चाइना ने रिसीव किया एयरपोर्ट पे, बिल्कुल इसी तरह आपको रिसीव कर। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, और बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। और वैसे तो खैर इमरान खान को आदत है, क्योंकि अमेरिका भी जाते हैं तो कोई रिसीव नहीं करता, और उनकी वो भी वीडियोस हमें याद है कि जिसमें वो बस में बैठ के खुद ही पहुंच जाते थे हर जगह। तो उनको तो इस किस्म की एम्बैरेसमेंट की शायद आदत सी है, लेकिन पब्लिक शर्मिंदा होती है। सर, फवाद चौधरी साहब का कहना है कि पाकिस्तान रोल प्ले कर सकता है चाइना और अमेरिका के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कराने में। खैर, वैसे फवाद चौधरी साहब के मजाक की आदत नहीं गई, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। इसके बारे में मैं सिर्फ एक फिक्रा जो मुझे बार बार से आता है, कहते क्या पिंदी का शोरबा। तो देखें, जब आपके पास आप हालते जंग में हो, बैंकरप्सी के कुछ तो आपके अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आप बैंकरप्ट हो चुके हैं, अगर नहीं भी हुए तो जिस तरह मैं थोड़ी सी उसकी मिसाल ये देना चाहूंगा कि चाइना से जो कर्जा लिया जा रहा है, इसके साथ ही पिछले कर्जों की किस्तों का टाइम भी आ चुका है।
आपने ना सिर्फ उनसे $3 बिलियन कर्जा मांगा है, बल्कि आपने उन डेटों की भी एक्सटेंशन मांगी है। तो आप कर्जों के ऊपर आप कर्जों की किस्तें देने के लिए नए कर्जे लें, तो इसकी डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में बैंकरप्सी कहा जाता है। तो आप बैंकरप्ट हो चुके हो, आपके ऊपर आपका 140वां नंबर हो करप्शन में, इंडेक्स में, आपकी अदालतों को कहा जाए कि ये बनाना रिपब्लिक की अदालतें हैं। ये मैं नहीं कहता, इंटरनेशनल जो जस्टिस जुडिशल कमीशन के जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके मुताबिक आपका नंबर बहुत खराब है। इन सर्कमस्टांसेस में आप कहें कि हम आपके दरमियान आर्बिट्रेशन करेंगे, चाइना और अमेरिका के दरमियान, आपके पास क्या लेवरेज है? ये दो पार्टियां आपकी क्यों? आपको तनाजर ये है कि बाइडेन साहब आपको कॉल करके राजी नहीं है। प्रेसिडेंट शी 2 साल आपसे बात नहीं करते, वो आपसे नाराज है। तो किस वजह से आप बिठाएंगे उनको एक टेबल पे? वो आपकी बात और कैसे बिठाएंगे? और आपने ऐसा एक देखें, सियासत किस चीज का नाम है? मेरे नजर में, मैं खुद एक सियासी वर्कर हूं, सियासत कहते हैं रिलेशनशिप बनाने का एक दूसरा नाम। आप अपोजिशन लीडर्स के साथ शेक हैंड ना करें, आप उनके साथ ना बैठे, ये सियासत है, ये जमहूरियत है। तो अगर आप अपने अपोजिशन के साथ एक टेबल पर बैठने की सलाहियत नहीं रखते, तो दो सुपर पावर जो एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं, उनको किस तरह बिठाएंगे आप एक टेबल? ये तो बिल्कुल एक इमेच्योर स्टेटमेंट है मेरे ख्याल में। ये इसके पीछे कोई इसके पीछे मैं समझता हूँ वजन नहीं है। दूसरा, आपकी फॉरेन पॉलिसी आरजू अगले दिन मैं समझता हूँ कि कुरैशी साहब ने बड़ी ज्यादती की नेशनल असेंबली के अंदर खड़े होकर, जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए गिलानी साहब के बारे में, was not mature at all। अगर वो देखा जाए तो इसका लग तो यही रहा है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल उसी तरह चल रही है जिस तरह उनकी तकरीर थी।